सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज हम चर्चा कर रहे हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत श्री अशोक सज्जनहार। अशोक जी, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अशोक जी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब 4 दिन के भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के रिश्तों के लिए इस दौरे का क्या महत्व है? देखिए, उनका दौरा जो है, एक तो वो चीफ गेस्ट तौर पर आए हैं यहाँ पर, जो रायसीना डायलॉग हो रहा है। रायसीना डायलॉग ने 2016 में शुरू किया था और अब इसका 11वां एडिशन है जो आज से शुरू हुआ है। उसमें वो चीफ गेस्ट होंगे, उनमें उनका कीनोट एड्रेस दिया जाएगा। उसके अलावा उनका ये बायलैटरल विजिट भी है, द्विपक्षीय उनके यात्रा है, जिसमें उनकी आज सुबह मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उनके साथ उनकी बातचीत हुई, द्विपक्षीय सहयोग के बारे में बातचीत हुई, कैसे इसको आगे ले जाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने रीजनल इश्यूज पर, ग्लोबल इश्यूज पर, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर की बातचीत हुई, द्विपक्षीय सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसके अलावा फिनलैंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जो कि नॉर्डिक के जो 5 देश हैं उनका वो एक सदस्य है, तो उसको भी आगे ले जाने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिनलैंड यूरोपियन यूनियन का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 1995 में उसने सदस्यता ली थी और अभी सबसे जिसे कहा जाए रीसेंट मेंबर है नीटो का भी जी। तो उस क्षेत्र में भी उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और उसके बारे में भी भारत और यूरोपियन यूनियन के जो संबंध हैं उनको आगे ले जाने में भी आज प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब की बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता हुई। अशोक जी, राष्ट्रपति स्टुब ने, जैसे भी आपने पहले कहा, कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आइए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। प्रेसिडेंट स्टुब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। ये पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। अशोक जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नई दिल्ली और हेलसिंकी के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरी दुनिया के लिए भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पक्का करने में मदद करेगी, तो इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है हमको ये जानना है फिनलैंड की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, फिनलैंड के पास क्या शक्ति है, क्या वो हमारे साथ जब वो आते हैं बातचीत करते हैं सहयोग के बारे में क्या ला सकते हैं भारत के साथ। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही, आज हालांकि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, परंतु आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे रहे हैं 2 पर्टिकुलर क्षेत्र। एक है डिजिटलाइजेशन और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। डिजिटलाइजेशन है जो क्षेत्र जिसमें फिनलैंड को बहुत ज्यादा महारत हासिल है। अगर आप कहें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अगर आप कहें इनोवेशन के क्षेत्र में, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सभी क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो उसमें फिनलैंड बहुत ही आगे है। और उसके साथ भारत और फिनलैंड दोनों मिलकर इसके बारे में आगे अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। आज जो अग्रीमेंट्स भी साइन हुई हैं उसमें भी इस पर बहुत ही क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक, ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, जो कैसे हम आर्थिक हमारी प्रगति हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, परंतु उसको हम एक ग्रीन प्लैनेट को लेकर चले, उसमें एक जो पर्यावरण है उसकी हम सुरक्षा करें। आपने अभी जैसा कहा कि फिनलैंड जो नवाचार के क्षेत्र में काफी अग्रणी उसकी भूमिका है, तो कुछ हफ्ते पहले ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो
भारत आए थे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए, जहां उन्होंने ये बताया कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट मिलकर फिनलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और एप्लीकेशन को अगले स्तर पर लेकर जा रहे हैं। तो भारत इस अहम क्षेत्र में हेलसिंकी की एक्सपर्टीज का कैसे फायदा उठा सकता है, क्योंकि आजकल किसी भी क्षेत्र में हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना काम नहीं चल रहा है। सारी दुनिया में, जैसे भी आपने कहा, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रही है, सारी दुनिया इस क्षेत्र पर काम कर रही है। तो भारत ऐसे में हेलसिंकी की एक्सपर्टीज का कैसे फायदा ले सकता है? भारत सभी देशों के साथ जिनके पास ऐसी क्षमता है, जिन्होंने इसमें अच्छा काम किया है, उन सभी के साथ हम अपने संबंधों को और आगे तेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में सभी उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो ये भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट किया पिछले महीने, वो पूरे विश्व में चौथा एआई इम्पैक्ट समिट था। पहले यूके में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, फिर कोरिया में हुआ, फिर पिछले साल फ्रांस में हुआ और चौथा देश भारत था जो कि एआई इम्पैक्ट समिट कर रहा था। इसका अर्थ है जो एक तो भारत बहुत ही सीरियस है टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने के लिए, अपने विकास और अपनी प्रगति के लिए। भारत ने, प्रधानमंत्री ने जो एक लक्ष्य दिया है हमको, एक ऑब्जेक्टिव दिया है, विकसित भारत 2047 जी, जो जब हम 100 साल अपनी आजादी के मनाएंगे तो तब हमें विकसित हो जाना चाहिए। तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आना चाहिए और अगर वो हम करना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमने अभी भी बहुत प्रयोग की है अपने, जिसे कहा जाए, सर्विसेज को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विसेज देना हो, जो उनके अकाउंट्स में जो कुछ भी सभी के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में कोई सब्सिडीज डालना, उनके अकाउंट में कोई उनके लिए सहायता के लिए डालना, ये सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है, जो कि बहुत तीव्र गति से होता है और बिना किसी मिडलमैन के या करप्शन के होता है। तो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी हमने देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम देखें तो फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है, वो है क्वांटम कंप्यूटर और उसमें फिनलैंड को पूरे विश्व में सबसे आगे वो स्थान रखता है। इसमें फिनलैंड के साथ सहयोग करके हमारा बड़ा फायदा होगा। सभी देशों के साथ जिन जिन ने इस क्षेत्र में काम किया है और उन्होंने कुछ इसमें सिद्धि पाई है, तो उन सभी के साथ भारत कार्य करने को तत्पर है। हमें ये सभी जो चीजें हैं इनको डेमोक्रेटाइज करना होगा, जिससे कि दुनिया की सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो जिसे कहा जाता है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर कुछ देश प्रॉस्परस होंगे, वो समृद्ध होंगे, कुछ देशों के पास कुछ नहीं होगा, तो वो संतुलन नहीं बन सकता है। तो अगर सभी को आगे विकसित होना है, आगे उनको प्रगति करनी है, तो उनको अपनी समृद्धि को शेयर करना पड़ेगा सभी के साथ। फिनलैंड के राष्ट्रपति के तौर पर श्री स्टुब की ये पहली भारत यात्रा है। हालांकि वे 2013 में भी ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर यहाँ आए थे। तो आज सुबह उन्होंने जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। आइए सुनते हैं कि राष्ट्रपति स्टुब ने क्या कहा। My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade, and the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing. अशोक जी, जैसे भी हमने सुना कि राष्ट्रपति स्टुब ने कहा कि मैंने जो एक बदलाव आया है 2013 से अब तक दिल्ली में आज देखा और जहां मैं मुंबई जाऊंगा तो वहां भी मुझे पता है कि मुझे ये देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जब नई दिल्ली दुनिया भर के देशों से अपनी ट्रेड पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, फिनलैंड के राष्ट्रपति के इस वक्तव्य को कि वी आर विटनेसिंग एन इकोनॉमिक मिरेकल, इसे आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे विचार से ये जो उन्होंने स्थिति देखी है जमीनी तौर पर, मेरे ख्याल से वो इसी का बयान कर रहे हैं। हालांकि अब 13 साल हो गए हैं और हम जानते हैं जो जब 2014 में ये सरकार आई थी, प्रधानमंत्री मोदी की एनडीए सरकार आई थी, तो तब हमारी क्या श्रेणी थी, हम 10वीं 11वीं श्रेणी पर थे पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था, और आज ऊपर उभर कर हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और बहुत ही शीघ्र अगले 1-2 साल में हम तीसरी श्रेणी पर पहुंच जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, जहां पूरा विश्व जो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसे कहा जाए बहुत ही टर्बुलेंस है, बहुत ही टर्मोइल है और अनिश्चितता है पूरे विश्व में, चाहे वो कोविड-19 पेंडेमिक से आई हो, चाहे वो वेपनाइजेशन टैरिफ्स की वजह से आई हो, चाहे वो रूस यूक्रेन के युद्ध से आई हो, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो रहा है उससे आई हो,
परंतु अनिश्चितता बहुत है पूरे विश्व में और उससे सभी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उससे प्रभावित हुई हैं, वो उससे ग्रसित हुई हैं। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी अपनी नीतियों को जो सरकार ने नीतियां अपनाई हैं उनके द्वारा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अब अगर हम देख लें पिछले तिमाही में हमारी आर्थिक प्रगति जीडीपी का ग्रोथ था 8.2%, उससे पहले 7.8%, पूरे साल में भी 7.5% से ऊपर ही हमारा ग्रोथ है। हम तो चाहते हैं जो इसको हम 9-10% ले जाएं, परंतु ये वाला भी जो ग्रोथ है ये पूरे विश्व के लिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है भारत अभी, तो ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही अचंभे की बात है। और यही राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने भी कहा। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जो भारत और फिनलैंड के बीच में एजुकेशन का जो है, शिक्षा का जो माध्यम है, एक नजरिया है, एक प्लेटफॉर्म है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो वहां पर रिसर्च और एजुकेशन ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जिसके लिए फिनलैंड बहुत ही हमारे लिए अट्रैक्टिव बनकर उभर रहा है। अशोक जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने फिनलैंड की शिक्षा क्षेत्र के बारे में क्या कहा, तो चलिए पहले सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या बात कही। फिनलैंड भारतीय स्टूडेंट्स और टैलेंट के लिए एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए आज हमने फिनलैंड के साथ एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किया है। इसके साथ हम ज्वाइंट रिसर्च और स्टार्टअप सहयोग को भी और मजबूत करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड एक रोल मॉडल है। आज हमने टीचर ट्रेनिंग, स्कूल टू स्कूल पार्टनरशिप और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में रिसर्च सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में कहा, उन्होंने फिनलैंड को शिक्षा का एक रोल मॉडल बताया। यहाँ तक कि दोनों देशों ने अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए एक माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी साइन किया है। तो इस समझौते को आप कैसे देखते हैं? इससे जैसे भी आप खुद भी कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड काफी आगे अग्रणी है, कितना बड़ा फायदा होगा? पहला जो भारत ने किसी भी यूरोपीय देश नहीं, विश्व में किसी भी देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था तो वो स्वीडन था, जबकि मैं वहां पर राजदूत था। तो उसके बाद से हम देखते हैं जो बहुत देशों के साथ भारत ने ऐसे एग्रीमेंट संधियां हमने हस्ताक्षर किए हैं उनके ऊपर, और ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें यही होता है जो लीगल माइग्रेशन है। क्योंकि ये सब देश अगर आप देखें तो वहां पर डेमोग्राफिकली तो बहुत ही बदलाव आ रहा है। उनके पास जो वृद्धावस्था में लोग बहुत चले जा रहे हैं, उनके पास युवा वर्ग के लोग नहीं हैं काम करने के लिए, तो इसीलिए उनको टैलेंट चाहिए। और देखिए भारत से अच्छा टैलेंट पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। और हमारे जब लोग जाते हैं, चाहे वो काम करने के लिए जाए या इवन एज टूरिस्ट भी जाएं, तो तब वहां पर उनके जो भी नियम है, कानून है, उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैं कहूंगा हमारे लोग वहां पर रोल मॉडल बनकर जाते हैं। तो इसीलिए लोग चाहते हैं, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो या यूरोप में हो या और देशों में हो, तो जिसे कहा जाए ये हमारे स्किल्ड पर्सनल वहां पर वैल्यू फॉर मनी देते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर बहुत ही उनका अच्छा योगदान रहता है उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, और वहां पर वो बिल्कुल भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो बहुत देश चाहते हैं जो भारतीय नागरिक, भारतीय स्किल वहां पर अधिक मात्रा में आए, और वह यही फिनलैंड भी चाहता है। अशोक जी, प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की तुरंत जरूरत के बारे में भी बात की। तो मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में श्री मोदी के इस वक्तव्य पर आपका क्या विचार है? मेरा कहने का तात्पर्य ये है जो दोनों प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति दे आर ऑन द सेम पेज। और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ये कहा जो आज के मौजूदा हालात में भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होना जरूरी है। उन्होंने बहुत ही भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हमने अपनी विदेश नीति अपनाई है उसकी उन्होंने बहुत सराहना की। भारत मल्टीलैटरलिज्म को फॉलो करने वाला है, परंतु उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने हितों को अपने साथ नजर में रखता है और उससे कहीं चूकता नहीं है। अशोक जी, आकाशवाणी के सुर्खियों कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में